मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। आज उसी सेक्शन से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जहां भी प्रॉब्लम हो, अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर समझ में आए। तो आज का प्रीपोजिशन वर्ड है विथ। विथ का मीनिंग होता है के साथ। विथ का मीनिंग क्या होता है? के साथ या से होता है। तो हम लोग विथ का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ स्पर्श का बोध होता है, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी कि छूते हैं। वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? से के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो विथ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट विथ ए पेन। इसका मीनिंग है कि मैं कलम से लिखता हूँ। आप लिखने का काम क्या करते हैं? बिना टच किए, बिना पेन को टच किए हुए तो नहीं लिख रहे हैं, यानी कि पेन को टच करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर से के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विथ यूज़ करेंगे। आई राइट विथ ए पेन मतलब मैं कलम से लिखता हूँ, या आई राइट विथ ए पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखता हूँ। और विथ का प्रयोग ऐसे भी हम लोग लैंग्वेज में स्पीकिंग करने में करते हैं, जैसे आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। तो के साथ के लिए भी हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, से के लिए भी विथ का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहाँ करेंगे से के लिए प्रयोग जहाँ पर स्पर्श का बोध हो। जैसे आई राइट विथ ए पेन, यानी कि मैं कलम से लिखता हूँ। अब लिखने के कर्म में, लिखने के समय आप कलम को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो वहाँ पर से के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? आप विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगर आपको के साथ के लिए वर्ड यूज़ करना है तो आप विथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम विथ यू, यानी कि मैं आपके साथ हूँ। या ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम विथ हर, मैं उसके साथ हूँ। क्लियर है? अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है फ्रॉम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड क्या है? फ्रॉम है। अब फ्रॉम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? से होता है। इसका भी मीनिंग से होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि विथ का मीनिंग क्या होता है? से होता है और के साथ है। तो उस विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग वहाँ किए जहाँ स्पर्श का बोध है, और यहाँ फ्रॉम का मतलब से है, और से का प्रयोग हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग हम लोग जहाँ अलगाव का बोध हो, यानी कि अलग होने का बोध हो, अलग होने का सेंस आता है, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ कमिंग फ्रॉम पटना, यानी कि वह पटना से आ रही है। इसका मतलब क्या है? कि वह पटना से अलग होके आ रही है, इसलिए वहाँ पर से के लिए क्या यूज हो गया? फ्रॉम यूज हुआ। अगर अलग का बोध हो तो उस समय हम लोग कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री, आप पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। लीव्स का मतलब क्या होते हैं? पत्ते। अब यहाँ पे है कि पत्ते जो गिर रहा है वह पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर से के लिए किसका प्रयोग किया गया है? फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। मैं रिपीट करता हूँ आपको फिर से, विथ का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ स्पर्श का बोध हो, और फ्रॉम का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अलग अलग होने का बोध हो। क्लियर है? नेक्स्ट है सिंस। सिंस का मीनिंग भी से होता है। अब बात आती है कि फिर सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो सिंस का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित का बोध हो, यानी कि जहाँ निश्चित बात हो, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? से के लिए सेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से पहले हम
किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें? सिंस का। क्यों करें? तो इसका हिंदी मीनिंग पहले निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्यों हुआ। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से पढ़ रहा है। अब बात आता है कि पढ़ने का काम वह सुबह से जारी किया है, तो यह बात निश्चित है, यानी कि सुबह में वह क्या किया है? बैठा है पढ़ने के लिए। तो यूँ सुबह से रहे, शाम से रहे, या बचपन से रहे, या क्या जनवरी से रहे, तो इस समय हम लोग से के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो सिंस का यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है यू हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी, यानी कि यू हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी, यानी कि तुम जनवरी से क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, यानी कि आप जनवरी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनवरी से पहले किसका प्रयोग हुआ? सिंस। अब बात आता है कि सिंस क्यों लगा जनवरी से? तो जनवरी से हम बोल रहे हैं तो निश्चित बात है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंस प्रयोग करें। रिपीट कर देते हैं, सिंस का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित का बात आए, यानी कि निश्चितता का बोध हो, वहाँ पर हम लोग से के लिए सिंस प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है? नेक्स्ट है फॉर। फॉर के हिंदी मीनिंग के लिए होता है और से भी होता है। फॉर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? के लिए भी होता है और से भी होता है। अब फॉर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग से के लिए, निश्चित के लिए सिंस यूज किए, ठीक उसी तरह यह अनिश्चित बात रहे तो उस समय हम लोग से के लिए फॉर यूज करेंगे। यानी कि निश्चित के लिए से के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं और अनिश्चित के लिए से के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं, और के लिए की भी हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। एग्जाम्पल है दिस इज़ फॉर यू, इसका हिंदी मीनिंग है यह आपके लिए है, यानी कि यहाँ के लिए हम लोग क्या किए? फॉर का प्रयोग किए हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल है यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। अब बात आती है कि 2 घंटों से क्या वो पढ़ रहा होगा? ज़रूरी तो नहीं कि लगातार में 2 घंटों से पढ़ रहा होगा, यह बात निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर से के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं? फॉर यूज़ किए हैं। क्लियर है? अगर आपको मेरा क्लास और मेरे पढ़ाने की तरीका आपको अच्छा लगता है, बेहतर समझ में आ रही है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है इनटू। अब इनटू का मीनिंग क्या आता है? में आता है। अब इनटू का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ मोशन का बोध हो, यानी कि जहाँ मोशन वाली बात आती है वहाँ पर हम लोग में के लिए इनटू वर्ड यूज़ करेंगे। यानी में के लिए हम लोग इनटू वर्ड यूज करेंगे कब? जब मोशन वाली बात आए, यानी कि गति में बात आए, गति के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी कि मेढक कुआं में कूदा या कुआं में गिरा। अब कूदा तो वह धीरे तो नहीं कूदा होगा ना, कुआं में आ रहा है ना, तो वो धीरे तो नहीं गया, जंप किया होगा तो तेज़ी में किया होगा, मोशन में किया होगा। इसलिए हम लोग में के लिए यहाँ पर यूज क्या करेंगे? इनटू करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रॉबर्स इंटर्ड इनटू रूम। अब आता है द रॉबर्स इंटर्ड इनटू रूम। यहाँ भी हम लोग क्या किए? रूम से पहले इनटू का प्रयोग किए। क्यों किए? अब डाकू आएगा तो धीरे से थोड़ी प्रवेश करेगा, गति में न प्रवेश करेगा, धीरे थोड़ी जाएगा, जल्दी जल्दी ही प्रवेश करेगा, तेज़ी से प्रवेश करेगा और लूटेगा और जाएगा, वहाँ पर थोड़ी इंतज़ार करेगा आपके आने का। तो द रॉबर्स इंटर्ड इनटू रूम, यानी कि डाकू क्या किया? रूम में प्रवेश किया। अब में के लिए क्या यूज किए? यहाँ पे हम लोग इनटू किए। क्यों किए? क्योंकि डाकू मोशन में आता है, तेज़ी में आता है और लूटता है और चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है टू। टू का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ हिंदी मीनिंग आता होगा की ओर और बाकी। टू का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ की ओर आता हो और बाकी।
और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्रम में हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। अब दिल्ली जा रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा होगा ना, तो इसके लिए हम लोग जाने के सेंस में टू का प्रयोग करते हैं, और टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ 10 to 5, इट इज़ 10 to 5 यानी कि 10 बजने में 5 मिनट क्या है, बाकी है। अगर आपको इंग्लिश में स्पीकिंग करना होगा कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इट इज़ 12 to 10, इट इज़ 12 to 10। क्लियर है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मीनिंग भी क्या आता है, की ओर। टुवार्ड्स का मीनिंग भी क्या आता है, की ओर आता है। टुवार्ड्स का मीनिंग क्या है, की ओर। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, एक एक सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझेंगे, आपको बोलने नहीं आएगा, स्पीकिंग करने नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और सेंटेंस को यूज करना सीखें। एक सेंटेंस आप लोग को इसलिए बता दिया जाता है ताकि आपको समझने में इजी हो कि हम लोग कैसे यूज करेंगे, बाकी आपको ही यूज करना है। तो टुवार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, की ओर। एग्जाम्पल है ही इज़ कमिंग टुवार्ड्स द हाउस, यानी कि वह घर की ओर आ रहा है, वह घर की ओर आ रहा है। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी इज़ कमिंग टुवार्ड्स यू, यानी कि वह तुम्हारी ओर आ रही है, वह तुम्हारी ओर आ रही है। अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना होगा कि राम आपकी ओर आ रहा है, तो क्या इसको कैसे सेंटेंस में अरेंज करेंगे कि राम इज कमिंग टुवार्ड्स यू। आप लोग यूज करेंगे, बेहतर आपको स्पीकिंग करने आ जाएगा, बोलने भी आ जाएगा, हिंदी मीनिंग भी निकालने आ जाएगा। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मीनिंग क्या आता है, के बिना। विदाउट का मीनिंग क्या आता है, के बिना। इजी है, वी कैंट विदाउट फूड, यानी कि इसका मीनिंग आया हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते, यानी कि हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। विदाउट फूड, फूड के बिना हम लोग नहीं रह सकते। कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब सकता का सेंस हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वी कैन नॉट विदाउट वाटर, यानी कि हम लोग पानी के बिना, जल के बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट विदाउट वाटर, यानी कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। क्लियर है? तो विदाउट का क्या होता है हिंदी मीनिंग, तो के बिना होता है। नेक्स्ट है विदिन। विदिन मतलब क्या होता है, विदिन का मीनिंग क्या आता है, के अंदर। अब विदिन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ हम लोग किसी समय के बारे में बताना होगा कि वह 1 घंटा के अंदर में आएगा, वह 2 घंटा के अंदर में आएगा, तब हम लोग उस समय क्या यूज़ करेंगे, विदिन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विदिन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है सी विल कम विदिन एन आवर, सी विल कम विदिन एन आवर, यानी सी विल कम यानी कि वह आएगी, विदिन मतलब के अंदर, एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर, यानी कि वह 1 घंटे के अंदर में आएगी, यानी कि वह 1 घंटे के अंदर में आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम विल कम विदिन 2 आवर्स। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि राम 2 घंटों के अंदर में आएगा, यानी कि यहाँ पर विदिन का प्रयोग कहाँ करें, जहाँ समय बताना हो कि वह 4 घंटे के अंदर में आएगा, 5 घंटे के अंदर में आएगा, आधे घंटे के अंदर में आएगा, तो उस समय हम लोग के अंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे, विदिन यूज करेंगे। क्लियर है? अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने वाला हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। अंडर। अंडर का मीनिंग क्या होता है, के नीचे। अब अंडर का मीनिंग क्या होता है, के नीचे होता है। अब अंडर यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, जब हिंदी का मीनिंग आएगा के नीचे के लिए। फॉर एग्जाम्पल है द कैट वाज अंडर द टेबल, यानी कि क्या है, द कैट वाज अंडर द टेबल, द कैट वाज अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली क्या टेबल के नीचे था। तो टेबल के नीचे हो गया, उस सेंस में हम लोग अंडर यूज कर सकते हैं, विदिन यूज नहीं कर सकते, अंडर यूज कर सकते हैं। टेबल से जस्ट नीचे हो तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अंडर यूज कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है द डॉग वाज अंडर द टेबल, यानी कि कुत्ता क्या है, टेबल के नीचे था। क्लियर है? नेक्स्ट है विलो।
बिलो का मीनिंग क्या होता है? के नीचे। बिलो का मीनिंग क्या आता है? के नीचे। जैसे अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, तो बिलो का मतलब भी होता है के नीचे। एग्जाम्पल है कि प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन। प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इसका मतलब है कि कृपया इस लाइन से, इस रेखा के नीचे मत लिखे या नहीं लिखे। एक रेखा बना हुआ है, इस रेखा के ऊपर में ही लिखना है, और आपको हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन, इस रेखा के नीचे मत लिखें या नहीं लिखें। तो उस समय हम लोग कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? के नीचे के लिए बिलो यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है दे वेयर बिलो 20। दे वेयर बिलो 20 यानी कि वे लोग क्या है? 20 के नीचे है। यानी कि एज अगर बताना हो, अगर कोई 40 से कम की उम्र के व्यक्ति हैं तो उन लोगों को अगर बताना है कि वो एक जो है वह 40 के अंदर के, यानी कि 40 के नीचे के, यानी कि उनका जो उम्र है वह क्या है? 40 से कम है। तो उस समय हम लोग इंग्लिश वर्ड में कैसे बोलेंगे? दे वेयर बिलो 20, यानी कि वे लोग 40 के नीचे थे। यानी कि वे लोग कितने साल के थे? तो 40 के नीचे के थे, 40 के ऊपर के नहीं थे। क्लियर है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब आता है, अब से जो आप लोग उस प्रीपोजिशन का पार्ट 1 और अभी तक जो मैंने बताया वो सब नॉर्मल वर्ड्स था जो यूज करना आना चाहिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रीपोजिशन का हाई लेवल का वर्ड है, और यहाँ से आप लोग को बेहतर हिंदी करने आएगा और बोलने भी आएगा। तो इसे शुरू से लेके अंत तक ही देखें, कि बीच में छोड़ने से आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए और ध्यानपूर्वक माइंड को केंद्रित करके देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ और आपको बेहतर समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आज हम लोग फिर उस लेवल से थोड़ा हाई लेवल में हम लोग क्या करेंगे? प्रीपोजिशन वर्ड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अभी है इसमें अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग टू, अगर अकॉर्डिंग टू रहे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? के अनुसार। या आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहे और अकॉर्डिंग के साथ, अकॉर्डिंग के बाद क्या दे दे? डैश दे दे, तो आप हमेशा उस जगह पर क्या भरेंगे? टू भरेंगे। इस जगह के आप क्या फील करेंगे? टू फील करेंगे। तो उस समय आपको हिंदी मीनिंग निकालना हो तो क्या निकालेंगे? के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू का मीनिंग ही होता है के अनुसार, और टू यहाँ पर क्या है? तो प्रीपोजिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है यू शुड डू अकॉर्डिंग टू रूल्स। यू शुड डू अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि तुम्हें नियमों के अनुसार करना चाहिए। यानी कि कोई काम अगर आपको दिया गया है तो आप नियम के अनुसार करें। इसके लिए हम आपको कैसे स्पीकिंग करके बोलेंगे? यू शुड डू अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि आप नियमों के अनुसार करें। सेकेंड एग्जाम्पल है ही मस्ट डू अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि उसे नियमों के अनुसार अवश्य करना चाहिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा लगता है कि आप इसको बोल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो प्लीज़ आप लोग यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद रखने की कोशिश करें कि अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, और अकॉर्डिंग टू अगर लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? नेक्स्ट होता है, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड आता है अफ्रेड ऑफ। अब अफ्रेड वर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। जहाँ भी आप देखेंगे अफ्रेड, वहाँ पर हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। याद रखेंगे अफ्रेड के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो ऑफ यूज होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? भयभीत होना, यानी कि डरा
हुआ होना यानी कि डर जाना। इजी है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स यानी कि मैं भूतों से भयभीत नहीं हूँ। घोस्ट का मीनिंग क्या होता है? भूत प्रेत होता है। तो अगर कहना होगा आपको कि मैं भूतों से भयभीत नहीं हूँ या मैं भूतों से क्या हूँ, डरा हुआ नहीं हूँ, तो आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे डरा हुआ नहीं हूँ या मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। बहुत ही बेनिफिट है आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ना, क्योंकि आप लोग स्पीकिंग कर सकते हैं प्रीपोजिशन पर ही। ज़्यादातर आप लोगों को बोलने आ जाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड याद करेंगे तब। नेक्स्ट है एग्री विथ। अब एग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो विथ होता है। तो विथ, एग्री विथ का मीनिंग क्या निकलता है? सहमत होना निकलता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सहमत होना। एग्जाम्पल है आई एम एग्री विथ यू यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ। आई एम एग्री विथ यू, इसका मीनिंग क्या निकलता है? मैं आपसे सहमत हूँ। या आपको ऐसे ही बोलना होगा कि तुम मुझसे सहमत हो, तो यू आर एग्री विथ मी, यू आर एग्री विथ मी यानी कि तुम मुझसे सहमत हो। अगर और एग्जाम्पल बताना हो, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है आर यू नॉट एग्री विथ मी यानी क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो। अब आप पे है कि आप कितना यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तभी आपको बोलने आएगा, स्पीकिंग करने आएगा। सो प्लीज़ आप लोग यूज करें। अब एग्री के साथ विथ लगता था, उसका भी मीनिंग था मेरा सहमत होना। अब एग्री के साथ ऑन भी है, तो इसका मतलब क्या होता है? सहमत होना। इजी है, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट यानी कि मैं इस बिंदु पर सहमत हूँ। मतलब कोई बात है उस पर सहमत है, तो आप लोग उस समय क्या लगा सकते हैं? ऑन। अगर आप किसी से सहमत है, कोई बातों से है, तो ये कोई पॉइंट हो उस पर सहमत है, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑन यूज़ कर सकते हैं, एग्री ऑन। वी ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट यानी कि हम सभी क्या इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे, इस बात पर क्या है? सहमत हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एग्री टू। अब आता है कि एग्री के साथ टू लगता है तो स्वीकार करना होता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो एग्री के साथ टू लगे प्रीपोजिशन, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? स्वीकार करना होता है। अब इसे यूज कैसे करेंगे? सो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आई डू नॉट एग्री टू योर प्रोपोजल। प्रोपोजल मतलब कोई उद्देश्य है जो आप उसके सामने लेकर गए, लेकिन वह आपको एक्सेप्ट नहीं किए, तो उस समय क्या कहा जाएगा कि आई डू नॉट एग्री टू योर प्रोपोजल यानी कि मैं आपके प्रोपोजल को, आपके उद्देश्य को स्वीकार नहीं करता हूँ। डू नॉट कब लगता है? जब ता का हिंदी आता है, यानी कि मैं आपके प्रोपोजल को, उद्देश्य को क्या को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो इसके लिए आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई डू नॉट एग्री टू योर प्रोपोजल, मैं आपके उद्देश्य को स्वीकार नहीं करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डू नॉट एग्री टू माई प्रोपोजल, यू डू नॉट एग्री टू माई प्रोपोजल यानी कि तुम मेरे उद्देश्य को स्वीकार नहीं करते हो। क्लियर है? बहुत ही फायदे की है। आप लोग इसे अच्छे ढंग से शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ हमेशा बने रहें, भरोसे के साथ मेरे साथ बने रहे। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को, एग्री के साथ विथ लगता है तो उसका मीनिंग होता है सहमत होना। एग्री के साथ ऑन लगता है तो उसका मीनिंग भी होता है सहमत होना। अब आता है एग्री के साथ टू लगता है तो इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट है एंग्री विथ। अब एंग्री विथ का प्रयोग होता है, अब एंग्री विथ का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति से नाराज़ होना। मतलब एंग्री विथ मतलब नाराज़ होना होता है, लेकिन किसी पर्सन से आप नाराज़ हैं तब आप वहाँ पर
क्या यूज़ करेंगे, एंग्री विथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टीचर वाज एंग्री विथ मी, यानी कि शिक्षक मुझसे क्या क्रोधित थे, नाराज थे। तो आप व्यक्ति हैं तो उस समय क्रोधित के लिए, नाराज़ के लिए हम लोग क्या यूज किए, एंग्री विथ यूज किए। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो किसी व्यक्ति से नाराज़ के लिए, क्रोधित के लिए हम लोग एंग्री विथ यूज करेंगे। क्लियर है? बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा जब कुछ सेंटेंस आप लोग किसी के सामने बोलेंगे, बहुत ही खुशी मिलेगी। तो कृपया इसे यूज करें। तो आज के लिए इतना ही है। इससे आगे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कैसा लगता है यह मेरा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और कोई प्रॉब्लम हुआ हो समझने में तो कमेंट में भी लिखें। मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मेरा क्लास, मेरा पढ़ाने की तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है होगा। धन्यवाद।